नमस्कार मित्रों। आज मेरा हिरोशिमा में स्टे का आखिरी दिन है और काफ़ी 4-5 दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है लोगों को वो भी मैं बताना चाहूँगा हिरोशिमा के बारे में कि क्या था, कैसे हुआ था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जब भी हम हिरोशिमा की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो एटम बम ही आता है। तो एटम बम के बारे में मैं आपको बताऊं कि एटम बम एक्चुअली में इस एटॉमिक डोम के 600 मीटर ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गिरा था, बट वो ऐसा है नहीं। वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, शीमा हॉस्पिटल। वो शीमा हॉस्पिटल के 600 मीटर ऊपर जो है वो एक्सप्लोड किया था। और सीमा हॉस्पिटल के बारे में बताऊं तो वो अभी भी चल रहा है और वो वहाँ पे हाइपो सेंटर अभी भी बना हुआ है, आप ये फ़ोटो देख सकते हो। तो ये एक्चुअली में केंद्र बिंदु था एटॉमिक विस्फोट का। उसके बाद अगर बात की जाए यूएस की, तो यूएस का B-29 बॉम्बर आया था यहाँ पे, जिसका नाम था इनोला गे, जहाँ तक मैं सही हूँ। उसमें क्या था कि वो बॉम्बर का नाम जो पायलट था उसने अपनी मदर के नाम पे रखा था। तो वो बॉम्बर आया था और उसका टारगेट था ये सामने जो यहाँ पे टी ब्रिज है। ये टी ब्रिज उसका टारगेट था, बट वो टारगेट से लगभग 200-250 मीटर दूर शीमा हॉस्पिटल पे जो है वो एक्सप्लोड कर गया। तो टारगेट इसलिए रखा था उन्होंने क्योंकि टी ब्रिज बहुत इजीली रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता था। वो टी शेप का ब्रिज था शहर में। और हिरोशिमा पहले भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा शहर था और मार्केट से लेके सब कुछ वहाँ पे पहले भी थी, आज भी है। वही सेम मार्केट, एक ये आप देख सकते हो पहले की फ़ोटो, ये है आज की फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें पहले भी थी, आज भी हैं। और हेड्स ऑफ टू द पीपल ऑफ हिरोशिमा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने फ़ाइट बैक किया वो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। मैंने जापान में लगभग 13-14 शहर देखे हैं, जिसमें से सबसे खूबसूरत शहर अगर कोई लगा मुझे वो हिरोशिमा लगा। हिरोशिमा बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे जो ट्रेन उस समय चलती थी वो अभी भी चलती है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारी चीज़ें यहाँ का हिस्ट्री और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जापानीज़ कल्चर है और मॉडर्न जापानीज़ कल्चर है, वो दोनों दे वर्क टुगेदर। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक इन हिरोशिमा। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हो एटॉमिक डोम है। ये बहुत ही इसका अपना इतिहास है। जब भी एटम बम एक्सप्लोड हुआ था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इसलिए बच गया था क्योंकि नीचे था एटम बम। जब लोगों को लगता है कि एटम बम इसी के ऊपर एक्सप्लोड किया था, बट ऐसा नहीं है। ये उस जगह से लगभग 200 मीटर दूर है, 178 मीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सप्लोड किया था। तो वो जो थ्योरी है कि जो हवा है वो नीचे नीचे की तरफ पास हो रही होगी, तो ये जो है ये बच गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ होगा। पता नहीं कैसे, बट पूरे हिरोशिमा में एक ही बिल्डिंग बची थी, वो ये है। उसका आंसर अभी मेरे पास है नहीं कि कैसे ये बच गया। बाकी जो लोगों का जो हिरोशिमा म्यूज़ियम में मैंने देखा कि लोग जो हैं वो मतलब उनका बॉडी पूरा जल गया था, जितने भी शहर में लोग थे। और वो अपने आप को नदी में ये जो सामने आप रिवर देख रहे हो, इसमें बहुत सारे लोग अपने आप को डाल लिए थे। और उसके बाद मेरे ख्याल में हज़ारों लाखों में कैजुअलिटी नदी के अंदर भी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने एक हुक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उस पे लिखा हुआ है कि उस हुक से सैकड़ों हज़ारों लाशें जो हैं इन्होंने वो हुक से निकाली थी लोगों की। और लोग यूएस बताता है 80,000 कैजुअलिटी थी। हिरोशिमा आके आपको पता चलेगा कि 1,50,000 कैजुअलिटी उस बम से तो दिसंबर तक ही हो गई थी। और ज़्यादातर लोगों का ये था कि भाई काफ़ी से ज़्यादा लोग बाद में कैंसर से मरे हैं उस बम की वजह से, 5 साल 10 साल बाद। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जब एटॉमिक बम विस्फोट हुआ तो एक लड़की बैडली इंजर्ड हो गई थी, वो म्यूज़ियम में ही मैंने देखी। तो काफ़ी बैडली इंजर्ड थी उसकी, मतलब इंजरी काफ़ी ज़्यादा थी, बॉडी बर्न हो गई थी। बट
यार जापानी लोग इतने ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं काम को लेके, मानना पड़ेगा कि उस समय 1945 में वो लड़की अपना रिज्यूमे बना रही थी कि मैं जब सही हो जाऊंगी तो मैं जॉब करूंगी, बट वो अपनी इंजरी सस्टेन नहीं कर पाई और एक्सपायर हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी है कि जब भी उनको इंजरी हुई तो उन्होंने अपना काम रूटीन नहीं रोका, जबकि वो उस इंजरी से मर भी गए, स्टिल उन्होंने काम अपना रोका नहीं था। तो बहुत दर्दनाक स्टोरी है सभी की। काफ़ी देखो 1 लाख के आसपास लोग तो उसी समय जो है वो ख़त्म हो गए थे, उसी दिन जिस दिन एक्सप्लोजन हुआ था। बाकी जो बच गए थे वो कुछ साल बाद धीरे धीरे कैंसर से मरे। तो उनका बहुत फ़ाइट उन्होंने बहुत किया, मानना पड़ेगा। जिनको भी कैंसर हुआ उन्होंने कैंसर के साथ काम किया, काम करते 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 जब एकदम लास्ट स्टेज में आ गए हैं ज़्यादातर लोग, तो उन्होंने फिर जो है बिस्तर मतलब हॉस्पिटल की तरफ गए। और फिर वो, क्योंकि उनको पता था कि अभी कुछ हो नहीं सकता, जो डिसीज़ है उसका कोई इलाज है नहीं, लोग मर रहे हैं, वो सब चारों तरफ देख रहे थे कि लोग मर रहे हैं। अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ इस तरह का था जैसे हमारे भारत में सेकेंड वेव आई थी। तो ऐसा नहीं है सेकेंड वेव और एटॉमिक बम बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंड वेव में जितने लोग बचे थे, लोग कहते हैं ना हर परिवार में एक लोग गया, सेकेंड वेव में हर परिवार में 1-2 लोग जो है वो गए। मेजरली लोग यही बोलते हैं कि हर परिवार से एक आदमी सेकेंड वेव में जो है एक्सपायर हुआ। तो हिरोशिमा में हर परिवार से एक आदमी बचा था, आप उस रेशियो में ले जा सकते हो। बाकी सब एक्सपायर हो गए। वो फ्यूल टैंक है उधर, एक फ्यूल ऑफिस करके है, वहाँ पे जो है काम करते थे 38 लोग। 38 में से 37 उसी दिन एक्सपायर कर गए। एक बचा था जो तहखाने में था, और उसने तहखाने से जो है वो काफ़ी सारा जो है चीज़ें इकट्ठा करके और बहुत सारे डॉक्यूमेंट और मेमोरी इकट्ठा करके जो है उसने एक म्यूज़ियम बनाया। वहीं तहखाने में म्यूज़ियम है, और वो तहखाना ऐसा तहखाना है जिसको आज तक रिपेयर नहीं किया गया है। वो एकदम रियल फ़ोटोज़ हैं उसमें, जो वहाँ पे प्लास्टर उस समय था उसी तरह की चीज़, थोड़ा रिनोवेशन किया है, बट मेजरली वो अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था। तो मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ, आप ये फ़ोटो देख सकते हो। तो देखो भाई, ऐसा है कि इसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसका हिरोशिमा का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये बोल दो कि भाई वॉर, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, वो वाला कोई एक्सक्यूज़ यहाँ वॉर में चलेगा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग देखो, पर्ल हार्बर जो हुआ था वो यूएस की आर्मी के ऊपर अटैक था, ठीक है। पर्ल हार्बर में यूएस की आर्मी के लोग मारे गए। जो इतना भी जापान ने अटैक किया वो यूएस की आर्मी पे किया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जापान ने कोरिया में बहुत गलत किया, चाइना में बहुत गलत किया, करा, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जब आप एटम बम मारते हो तो वो किसी आर्मी के अगेंस्ट नहीं था, वो यहाँ के लोगों के, यहाँ के पौधों के, यहाँ के जानवरों के, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट था वो। तो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो सही नहीं हुआ बिल्कुल भी। और इतने ज़्यादा लोग मारे गए, उसके बाद पैदा होने वाले लोग भी उसी वजह से एक्सपायर हुए। वो रेडिएशन नहीं झेल पाए, उनको कैंसर हो गया, वो एक्सपायर कर गए। तो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितने लोग गए उसकी एटम बम की वजह से वो तो किसी को नहीं मालूम। जापान का मानना है कि 3 लाख लोग गए थे, मतलब 3 लाख लोग एक्सपायर किए हैं एटम बम की वजह से। बट मुझे लगता है शायद ये आंकड़ा 3 लाख से भी ज़्यादा हो, क्योंकि सही कैलकुलेशन कोई कर नहीं सकता कि लोग कैंसर से लगातार क्यों मरे यहाँ पे। बाकी ओवरऑल मैं ये गीता लेके आया था यहाँ पे। तो जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने बोला था ना कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो भाई ये कुछ इस तरह की बात है कि तुमने अपने मन से सोचा कि चलो इसको ऐसे पढ़ा जाए, तो तुमने इसको ऐसे पढ़ लिया।
देखो वो जो बात थी, वो पहली बात तो गीता में जो ये लिखा हुआ है वो अर्जुन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द इविल फोर्सेस। तो यहाँ पे इविल फोर्सेस कोई नहीं था, यहाँ पे कोई बहुत शुद्ध नहीं था। ना आप बहुत शरीफ थे, ना यूएस बहुत शरीफ था, ना जापान बहुत शरीफ था। तो ना जापान को अथॉरिटी है, ना यूएस को अथॉरिटी है कि वो दूसरे साइड को एकदम बोले कि हम वो इविल फोर्स है और उसके अगेंस्ट हम एटॉमिक वेपन यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, महाभारत में एटॉमिक वेपन थे लेकिन उन्हें यूज़ नहीं किया गया था, है ना। तो यू कैन नॉट से आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसके बाद आप ऐसे एरिया में आके एटम बम एक्सप्लोड करो जहाँ ज़्यादातर स्कूल हो। जहाँ म्यूज़ियम में जाओ तो 70% बच्चों की डेड बॉडीज़ और चीज़ें रखी हों। स्कूल के बहुत बच्चे मरे, तो शायद बहुत स्कूल थे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो मैंने देखे वो स्कूल गोइंग बच्चे, स्कूल गोइंग किड की बहुत स्टोरीज़ थी। वो सरवाइव नहीं कर पाए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे स्कूलों में भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है। तो उस ईयर के बच्चे ज़्यादातर थे, और कोई कोई बहुत ज़्यादा इंजरी सस्टेन नहीं कर पाया। ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ। बट हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। और हिरोशिमा, जब भी किसी को बहुत ज़्यादा लाइफ में डिप्रेशन फील हो, उसे हिरोशिमा आके देखना चाहिए कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस का मतलब क्या होता है। जो है ओपेनहाइमर एक्चुअली जो एटॉमिक बम बना रहा था वो हिटलर के अगेंस्ट बना रहा था। वो चाहता था कि वो जूइश था बेसिकली। ओपेनहाइमर जो था वो जूइश था, तो वो एटॉमिक बम बेसिकली हिटलर के लिए बनाना चाह रहा था। बट जर्मनी ने लकीली उससे पहले ही सरेंडर कर दिया, नहीं तो ये एटॉमिक बम शायद जर्मनी के किसी शहर पे, शायद म्यूनिक पे या बर्लिन पे गिरता, तो स्टोरी कुछ और ही होती। और हिटलर को डिफेंड कर पाना मुश्किल होता, क्योंकि हिटलर ने जो वॉर क्राइम थे वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे करे थे। और हिटलर शायद फिर दुनिया को इतना वो नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि बेसिकली जो जापानी हैं उन्होंने साउथ कोरिया, मलेशिया, फ़िलिपीन, चाइना, चारों जगह किलिंग करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। वो किसी की नस्ल को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। जूइश जो थे वो जो जर्मन थे वो बेसिकली जूइश की नस्ल को ख़त्म करना चाह रहे थे। वो उस स्तर पे किलिंग कर रहे थे। तो दैट वाज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल, बट लकीली वो उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो बच गए। और जापान जापान वॉरियर्स का सिटी है, मानना पड़ेगा, ये सिटी को मानना पड़ेगा। दिस सिटी हैज़ राइज्ड फ्रॉम द एशेस। हैट्स ऑफ टू एवरीवन। और जो भी लोग एक्सपायर किए, हम उनको जो है ट्रिब्यूट देते हैं अपनी तरफ से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आगे हिरोशिमा पे मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम वो सीरीज़ सभी लोग देख सकें। थैंक यू सो मच। हमारे भगवत गीता का मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, न हन्यते हन्य माने शरीर है। वहाँ के लोग वॉरियर हैं, और एक वॉरियर ही ऐसा कमबैक कर सकता है। हेड्स ऑफ टू हिरोशिमा, हेड्स ऑफ टू जापान।